Welcome to my channel. In this video we will cover section 194C, that is TDS on payment to contractor. इस सेक्शन में हम क्या कवर करेंगे, जो भी हम पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को उसमें हमें कितना TDS काट के पेमेंट करना है, वो सेक्शन कवर होगा अपना सेक्शन 194C में. सो व्हाट इज सेक्शन 194C? सेक्शन 194C है क्या? सेक्शन 194C हमें ये बताता है डेट एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू द रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं या हम उसको पेमेंट लायबल होते हैं करने के लिए फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, फिर वो चाहे सप्लाई ऑफ लेबर ही क्यों नहीं हो, क्योंकि कई सारी ऐसी एजेंसीज होती है जो लेबर सप्लाई करती है कई सारे एंटरप्राइजेस को या फैक्ट्रीज़ को, तो वो भी इसमें कवर होगा. इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्टर एंड द फॉलोइंग, ये कब होगा अप्लाई? जब एक कॉन्ट्रैक्टर और इन फॉलोइंग पर्सनस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल है. एनी लोकल अथॉरिटीज़ के साथ भी एप्लीकेबल है. एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, या एनी कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी हो उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. किसी भी तरह की सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल है. और किसी भी तरह की अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाय और अंडर एनी लॉ एंगेज्ड ईदर फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग विद एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स फॉर हाउसिंग एकोमोडेशन, यानी हाउसिंग एकोमोडेशन के लिए किसी भी तरह की अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर एनी लॉ, तो उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा. या फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस और बोथ, यानी जो भी अथॉरिटीज़ होती है लाइक JDA है, ये सब सारी अथॉरिटी क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए. किस तरह का इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, जैसी अहमदाबाद में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बॉम्बे में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और भी कई सारे सिटीज़ में कई तरह की अथॉरिटीज़ होती है जिसका ड्यूटी क्या होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस, उनके ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. या एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, या किसी भी तरह का ट्रस्ट, यानी हर तरह की एंटिटी इसमें कवर होगी. नेक्स्ट, एनी यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनी फर्म, तो ये सारी की सारी एंटिटीज़ पे सेक्शन कवर होगा. यानी सिंपल हम कह सकते हैं ये हर एक एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क, यानी हमने जो वर्क अभी देखा था ये रहा, ये कैरिंग आउट एनी वर्क, यानी ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होता था? एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सम टू अ रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और हम जब उसकी पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो हमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट काट के पेमेंट करना है. ओके, और वो पेमेंट हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे लिए कुछ वर्क किया है. अब वो वर्क क्या होता है वही हम समझेंगे अभी. सो द एक्सप्रेशन वर्क इन दिस सेक्शन वुड इंक्लूड, वर्क का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग, किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग कंपनी से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी इस सेक्शन के अंडर आएगा. हमने किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग कंपनी को ऐड बनाने के लिए कुछ कहा है या एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो जो भी हम उसको पेमेंट करेंगे या लायबल होंगे हम पेमेंट करने के लिए एट द टाइम, हम जब भी एंट्री करेंगे उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हमें TDS डिडक्ट करके उनको क्रेडिट करना है, क्योंकि ये सेक्शन इस पे भी एप्लीकेबल है एडवर्टाइजिंग पे. वर्क का मतलब एडवर्टाइजिंग भी है. ऑल्सो ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, यानी टेलीकास्ट जो भी होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है, इन सब के लिए भी हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है तो हमें TDS का ध्यान रखना है. सी कैरिज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज, यानी किसी भी तरह की ट्रक्स वगैरह होती है या किसी भी तरह का कैरिज ऑफ गुड्स या पैसेंजर के लिए भी होता है, तो भी हम जो भी पेमेंट करेंगे उनको TDS काट के देंगे, कि बिकॉज दिस इज इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 194C वर्क.
but other than railways. Okay, नेक्स्ट इज केटरिंग सर्विसेज, यानी खाना बनाने के लिए जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसके लिए भी 194C एप्लीकेबल है. ई, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग द मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम सच कस्टमर, यानी हमने किसी भी कस्टमर से, यानी कस्टमर को हमने पूछा कि क्या पूछा कि स्पेसिफिकेशन या किसी भी तरह का उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग हम अगर वो बनाना चाहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या जो भी हमारी जो बिज़नेस होता है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो टॉय की मैन्युफैक्चरिंग करती है, खिलौनों की. ओके, अब मैं कस्टमर बन के गया उनके पास और मेरी भी एक कंपनी है. ओके, मैं उनसे परचेज़ करना चाहता हूँ कुछ ऐसे स्पेसिफाइड टॉयज़ या मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉयज़, यानी मेरे जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कुछ ऐसा, उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसे टॉयज़ ख़रीदना चाहता हूँ उस कंपनी से. ओके, बट मेरे को क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट है मेरी. लाइक मेरे को कंपनी का नाम उसमें चाहिए, कंपनी का लोगो चाहिए, या किसी भी तरह का उस लोगो के अकॉर्डिंग कुछ डिज़ाइन चाहिए. ओके, तो मैं उस कंपनी को ऑर्डर दे दिया. कितने? 1 लाख टॉयज़ के लिए. अब 1 लाख टॉयज़ के लिए मैंने ऑर्डर दिया, बट वो जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्लास्टिक यूज़ करेंगे ना, अब मेरा प्लास्टिक का बिज़नेस है, वो मेरे से प्लास्टिक लेंगे और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग या कुछ करेंगे मॉडिफिकेशन. तो इस चीज़ को भी कवर किया जाएगा सेक्शन 194C में, बिकॉज मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है. ये मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मेरी रिक्वायरमेंट या मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसे टॉयज़ को मैन्युफैक्चर कीजिए. बट देयर इज़ ए वन कंडीशन. वो कंडीशन क्या है? आप जो रॉ मटेरियल लेंगे वो मेरे से ही लेंगे. अगर वो रॉ मटेरियल मेरे से नहीं ले रहे, देन दिस सेक्शन इज़ नॉट कवर्ड अंडर 194C. ओके, सो द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ जो भी रॉ मटेरियल लगेगा वो आपको मेरे से लेना पड़ेगा. ओके, तो वही अब इसको रीड करते हैं इस पॉइंट को. पॉइंट ई, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग द मटेरियल्स परचेज फ्रॉम सच कस्टमर. आगे वही बात, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो परचेज़ करेंगे हम कहाँ से? उसी कस्टमर से जिसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, और इट्स एसोसिएट या उसकी कोई एसोसिएट है उससे. बट डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल्स परचेज फ्रॉम पर्सन अदर देन सच कस्टमर. अगर हमने उस कस्टमर के अलावा किसी और से मटेरियल परचेज़ किया और रिक्वायरमेंट पूरी की दूसरे कस्टमर की, तो वो माना नहीं जाएगा सेक्शन 194C में. 194C खाली तभी एप्लीकेबल होगा जब आप कस्टमर के अकॉर्डिंग, उसके स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप काम करके दे रहे हैं उसको, प्लस आप जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है वो उसी कस्टमर से ले रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ कवर इन सेक्शन 194C. आगे बढ़ते हैं. रेट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194C. अब हम बात तो कर रहे हैं, हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे तो स्पेसिफाइड अमाउंट डिडक्ट करके देंगे. वो स्पेसिफाइड अमाउंट किस रेट पे डिडक्ट करके देंगे, यानी क्या रेट से हम TDS काटेंगे? TDS काटेंगे हम अगर पेमेंट मेड और क्रेडिट टू एन इंडिविजुअल, यानी हम अगर किसी भी इंडिविजुअल या HUF को पेमेंट कर रहे हैं, देन वी हैव टू डिडक्ट 1%. ओके, 1% ऑफ टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर. Second, payment made or credited to a person other than individual और HUF, यानी इंडिविजुअल या HUF के अलावा कोई है, यानी कंपनी है, फर्म है, या कोई भी ट्रस्ट है, कुछ भी है. ओके, उसको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं देन वी हैव टू डिडक्ट 2%. ओके, सिंपल सी रेट्स है 1 और 2. इंडिविजुअल या HUF हो तो 1, अदर देन इंडिविजुअल HUF हो तो 2. ओके, नेक्स्ट, हाउएवर इन केस द पैन इज़ नॉट फर्निश्ड, अगर पैन उसने फर्निश नहीं किया है हमको पैन नंबर वो नहीं दे रहा है, देन वी हैव टू डिडक्ट 20%. दैट इज़ द मैक्सिमम मार्जिनल रेट. हमें 20% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं उस कस्टमर को, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर को, देन वी हैव टू डिडक्ट 20,000 एट 20% रेट. ओके,
लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस, यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, केसेस हैं वेयर इन TDS नॉट टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194C। कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे हमें सेक्शन 194C जो है के तहत TDS डिडक्ट नहीं करना है। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज TDS इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। फर्स्ट, द अमाउंट पेड, जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं या हम क्रेडिट कर रहे हैं टू द कॉन्ट्रैक्टर इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट डजंट एक्सीड ₹30,000, यानी हम जो भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं इन अ सिंगल अमाउंट वो 30,000 से एक्सीड नहीं हो रहा है, यानी हम उसे 30,000 पेमेंट कर रहे हैं या 29,000 या 25,000, उससे कम पेमेंट कर रहे हैं या उतनी पेमेंट कर रहे हैं, 30,000 से एक्सीड पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बट इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। इस टर्म को याद रखना, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, द एग्रीगेट अमाउंट पेड, अब यहाँ पे एग्रीगेट आ गया, पहले क्या था सिंगल, अब यहाँ पे एग्रीगेट, यानी आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी एग्रीगेट अमाउंट पेड या क्रेडिट किया है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 लाख से। जैसे ही वो एक्सीड हो गया 1 लाख से, देन वी हैव टू डिडक्ट TDS। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 80,000 हो गए, फिर मैंने 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो 1,10,000 हो गए। अब 1,10,000 जो कि 1 लाख से एक्सीड हो गया तो हमें उसी टाइम अपना TDS डिडक्ट कर लेना है। ओके, थर्ड, द अमाउंट पेड या क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ हायरिंग, प्लाइंग ऑफ और लीजिंग गुड्स कैरेज, यानी जो भी कैरेज का जो बिजनेस होता है, वेयर द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने कहा था ना पहले कि जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, कैरेज होता है, उसके लिए हमें वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आएगा, यानी वर्क की डेफिनेशन में आएगा। बट इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो भी वो ट्रांसपोर्ट वाला है, उसको अगर हमने देखना है कि उसके पास मोर देन 10 गुड्स है कि नहीं है, अगर उसके पास 10 गुड्स कैरियर, यानी जो भी ट्रक्स वगैरह होती है, 10 से ज़्यादा नहीं है, देन वो फ्री है, यानी हम उसके लिए TDS नहीं भी काटेंगे तो चलेगा। ओके, द कॉन्ट्रैक्टर इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश द डेक्लेरेशन, बट हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास 10 से ज़्यादा है कि नहीं है, इसीलिए हमें क्या लेना है, उससे एक डेक्लेरेशन लेना है, डेट ही डजंट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरेज। ओके, so the contractor is required to furnish the declaration along with the pen to the deductor. Fourth, the amount paid or credited to the contractor by an individual HUF for carrying out the work in nature of personal use, यानी जो भी हम अमाउंट पे कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को बाय एन इंडिविजुअल या HUF, यानी हम एक इंडिविजुअल है, HUF है, और हम अमाउंट पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को फॉर कैरी आउट वर्क बट इन द नेचर ऑफ पर्सनल यूज़, हम किसी पर्सनल यूज़ के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, देन दिस सेक्शन इज नॉट लायबल टू अस। ओके, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194C। 194C में टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, जैसा सब में होता है वैसे ही है। इफ़ द डिडक्टर is required to deduct TDS as per provisions of section 184C of Income Tax Act, the deductor is required to deduct TDS within earlier of the following dates. अब वो following dates क्या है, at the time of credit of sum to the account of the contractor, जैसे ही हमने books of accounts में उसको credit कर दिया तब, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट करें या अमाउंट क्रेडिट करें, विच एवर इज़ अर्लियर, हमें वो टाइम ऑफ डिडक्शन है, यानी उसी टाइम हमें डिडक्ट कर लेना है TDS। ओके, तो सिंपल सा सेक्शन था 194C। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।